आप एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, जितने भी एग्जाम हैं आपके, जहां तक जैसे कम समय में जैसे सीयूटी का पेपर होने वाला है मई में, अगले महीने में, अप्रैल के बाद, तो आपको उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ में। न थके हैं पांव, न हिम्मत हारी है, न थके हैं पांव, न हिम्मत हारी है, संघर्ष कल स्टार्ट था, संघर्ष आज भी जारी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोग अपने जोश जज्बे को बनाकर रखेंगे और अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे जब तक आपको अपनी मंजिल पा नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए मैंने एक कोट वर्ड लिखा है, आप देख लीजिए, बहुत ही प्रेरणादायक होगा। असफलता के डर को सपनों के बीच, असफलता के डर को सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें। ठीक है, क्या है? असफलता के डर के सपनों के बीच कभी बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। ठीक है, अगर मान लो आपको असफल हो गए तो उसको अपनी बाधा मत बनने दो, आप अपने क्या करेंगे, पूरे जोश और जुनून के साथ में आप क्या करेंगे, उसको अपनी प्रेरणा बनाए कि हम नेक्स्ट जो अभी गलती किए हैं वो नेक्स्ट टाइम गलती ना करें। ठीक है, सपनों को साकार करने का पहला कदम क्या होना चाहिए? सपनों को साकार करने का पहला कदम आपका होना चाहिए खुद पर विश्वास रखना। खुद पर विश्वास अगर करेंगे तो आप बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अब क्वेश्चन पर। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर संभावना 1% भी है, यदि संभावना 1% भी है तो अब आप क्या करेंगे, आप तब भी लड़ जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये देख लीजिए, उसमें तो कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन नंबर ये यहां से स्टार्ट करना है। ये आपका रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। अब आप किसको क्या करेंगे, इसके साथ साथ आप ये प्रैक्टिस नंबर 2 है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत रामबाण साबित होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में लगाएं और विकल्पों में से एक उपयुक्त संख्या का चयन करें। ठीक है, जो भी छात्र इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल लॉजिकल सीक्वेंस एंड चूज द अप्रोप्रिएट नंबर सीक्वेंस फ्रॉम द अल्टरनेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, शिक्षा, बच्चा, शिशु, वेतन, लागू या रोजगार, तो आप क्या करेंगे, इसमें से हमें क्या करना है कि अनुक्रम में, सार्थक अनुक्रम में लगाना। तो सबसे, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, मतलब एक के बाद एक कौन सी घटना घटी या एक के बाद क्या काम हो सकता है, उन सब चीजों को लेकर के बताया गया है। तो आप पहले शिक्षा नहीं पाएंगे इसमें से इन 6 में सबसे पहले क्या होगा, शिशु होगा, जो 0 से 2 साल का ही होता है बच्चा, एकदम शिशु अवस्था बोला जाता है, तो शैशव अवस्था बोला जाता है, इन्फेंटी एज, टीचिंग में पढ़ाया जाता है। तो आपका पहला हो जाएगा 5। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा 5। जब उससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको बोलते हैं बच्चा, यानी कि 5 के बाद आएगा 3rd नंबर। फिर आपके बाद जैसे बच्चा हुआ तो क्या, ना तो रोजगार पा जाएगा, ना तो कोई लागू हो, ना कोई वेतन मिलने लगेगा। अगर छोटा बच्चा, शिशु पहले बच्चा हुआ, फिर उसके बाद क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, पढ़ाई करेगा। अब जब पढ़ाई करेगा तो पहले नंबर पे है, यानी कि 5, 3, 1। तो हम लोग क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं, पहला हो जाएगा ऑप्शन, लेकिन यहाँ 5, 3, 1 है, 5, 3, 1 है, 5, 3, 1 है, इसलिए हमें आगे बढ़ना है। अब जब शिक्षा पाया तो शिक्षा के बाद में तुरंत वेतन पाएगा, नहीं पाएगा। आप जैसे आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया, अब आप कोई फॉर्म निकलता है तो क्या करते हो, अप्लाई करते हो कि नहीं करते हो? जब अप्लाई करेंगे तब जाकर के हमें क्या होगा, यह आपका 4th नंबर हो जाएगा। अब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई में जैसे मान लो यूपीपी का दिया या आरआरबी का दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया। ठीक है,
अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर हम लोग क्या हो गए, रोजगार वाले हो गए। इस टाइम कहते हैं तो क्या कहते हैं, बेरोजगार है। तो अब ये आपका आ जाएगा 6। अब 6 के बाद में आप जब रोजगार वाले हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बढ़िया वेतन मिलने लगेगा। जब वेतन मिलने लगेगा तो जिंदगी बहुत हंसी खुशी से चलने लगेगी, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 2। तो ऑप्शन हो जाएगा 5 3 4 6 2 1, मतलब सॉरी 5 3 1 था ही, फिर 4 6 2, तो 4 6 2 आपका यहाँ पे है, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे 4 2 6 है। तो ये बहुत ही माइनर गलती होती है, ध्यान रखने वाली चीज है कि कहीं गलती ना हो ताकि हमारा आंसर गलत ना हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Consider the arguments and the decide which are the given assumptions are implicit. अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि आरआरबी एनटीपीसी में और ग्रुप डी में, आरआरबी एनटीपीसी में 5 क्वेश्चन आपसे अप्रोक्सीमेट 4 से 5 क्वेश्चन आर्गुमेंट अजम्पशन के, कथन निष्कर्ष के, कार्रवाइयों के, तर्क के, सब मिला के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 4 से 5 क्वेश्चन पूरे माइंड सेट होने चाहिए कि हमें तर्क बेस्ड क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से इसका आंसर आना चाहिए। तो और दूसरी बात इसमें क्या करना है कि जैसा आपका अजम्पशन होगा, जैसा आपका आर्गुमेंट होगा, सेम उसी के अनुसार आंसर देना है। आपको अपने मन से नहीं सोचना है कि हाँ ये गलत है या सही है, जैसा वो कहा गया होगा उसी से रिलेट करके आंसर देंगे। चलिए देखते हैं। पब्लिक स्मोकिंग इज एन ऑफेंस अंडर द लॉ। ये कह रहा है कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन जो है, जो आंसर होगा वो हम इसके अकॉर्डिंग देंगे। तो पहला क्या है, धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे धूम्रपान करना अपराध जरूर है, लेकिन हानिकारक है या नहीं है ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है। आगे चलते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है तो इसके 2-3 पेज में चले जाते हैं आंसर। चलिए ये देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर, तो आपका यहाँ पे अन्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये जो हानिकारक वर्ड आया है, तो हानिकारक वर्ड वहां पे आर्गुमेंट्स में अजम्पशन में कुछ नहीं था। तो जब नहीं था तो यहाँ पे ना तो फर्स्ट होगा और ना ही सेकंड होगा। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत ही माइनर गलती की वजह से आंसर गलत हो सकता है। तो इस बात को बहुत ध्यान से रख करके फिर आगे आपको कदम बढ़ाना होगा। एक एक नंबर आपके सिलेक्शन के लिए आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये हिंदी और इंग्लिश का बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, तो हम हिंदी में पढ़ दे रहे हैं। इंग्लिश वाले बच्चे आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां से दिया गया है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। अब क्या पर्याप्त है, क्या पर्याप्त नहीं है, अब चलते हैं। पहला, दिए गए मास का 14th दिन कौन सा होगा। तो मास का मतलब होता है महीना। मास का मतलब क्या होता है, महीना। तो कहा है इसका कि दिए गए मौसम में 14 मतलब एक महीने का कौन सा दिन होगा, ठीक है। जरा देख लेते हैं, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है आ रहे, चेक कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। अब आपसे क्या कहा, बोला गया है कि अब नेक्स्ट है, एक महीने का अंतिम दिन रविवार है और मास का चौथा दिन शनिवार है। तो आप उस मास का चौथा दिन शनिवार 25वां है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको हमने इसलिए अभी नहीं किया था कि अब हम इसका जो है यहाँ पे करेंगे और अब पेन चलेगी, क्योंकि इससे पहले नहीं चल सकती थी। महीने का अंतिम दिन रविवार है, महीने का चौथा दिन शनिवार है, शनिवार 25वां दिन है। तो आपका जो पहला ऑप्शन था उसमें से, तो महीने का अंतिम दिन रविवार होगा ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन महीने का 25वां दिन अगर 25th है तो इससे महीने का चौथावां दिन पता चल जाएगा, ठीक है। महीने का जैसे इसमें ये कहा होता, इस बात को बहुत ध्यान रखना है। अगर आपसे कहा होता फरवरी, जनवरी, मार्च, कोई पर्टिकुलर महीने का होता तो आप कह सकते थे कि अंतिम दिन अगर शनिवार रविवार है तो हम 14वां दिन निकाल सकते थे। लेकिन इसने ये कोई भी महीने का गिवन नहीं मतलब नहीं दिया है कि किस महीने का है, तो नॉर्मली महीना बोला है। तो इसलिए हमारे आप क्या करेंगे, रविवार को नहीं कहेंगे, लेकिन मास का चौथा शनिवार
25वां है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन मतलब इस आंसर के लिए सेकंड ऑप्शन सटीक बैठेगा। तो आप क्या करेंगे, अकेला कथन सेकंड पर्याप्त है, जबकि अकेला सेकंड अपर्याप्त, फर्स्ट अपर्याप्त है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, अगर महीना दिया है, अगर महीने मतलब ये हुआ किसी भी मंथ का पर्टिकुलर कोई मंथ दिया गया होता तो आप इसको सही कर सकते थे, पहले वाले को भी। लेकिन अगर वो नहीं दिया गया है तो इसलिए आप उसको उस निष्कर्ष को गलत कर देंगे। वो अपर्याप्त है, वो अकेला नहीं दे सकता है। लेकिन अगर आप सेकंड की बात करें तो चौथा शनिवार 25वां है, तो आप 14वां दिन आराम से निकाल सकते हैं। अगर दिन पूछा जाता तो वो भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। व्यंजन सूची, भोजन, यानी कि फूड का क्या होता है, मेन्यू होता है। मान लो किसी आप होटल में गए, किसी होटल में गए तो आप जब बैठते हैं तो मेन्यू देखते हैं कि क्या है, किस तरीके से, किस रेट में है, क्या खाना चाहिए, क्या हमारे लिए फायदा है, क्या नुकसान है, ये सारी चीजें देखते हैं ना। तो जब देखते हैं तो आपका ये कह रहा है भोजन का मेन्यू होता है, तो कैटलॉग किसका होगा, तो पुस्तक का होगा, बुक्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे पुस्तकालय है, घबराइएगा नहीं, सोचिएगा ये कि ये लाइब्रेरी एक पूरा पुस्तकों का भंडार होता है, लेकिन कैटलॉग बुक होती है, उसमें बुक लाइब्रेरी में आप पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन कैटलॉग का मतलब होता है एक ऐसी चीज जहां पे बुक रखी जाती है सिर्फ। तो ये आपका हो जाएगा पुस्तकें। ठीक है, आजकल लाइब्रेरी का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, यानी कि जो बच्चे कमरे लेकर रह रहे हैं, सिंगल रह रहे हैं, वो भी जाकर के आपसे कहा क्या कर रहे हैं, वो भी जाके पढ़ रहे हैं। ठीक है, लाइब्रेरी ही जा रहे हैं। तो जब लाइब्रेरी जा रहे हैं तो उनसे क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे लाइब्रेरी यानी नहीं लगाएंगे। और हिंदी और इंग्लिश में अगर कभी कोई गलती मानी जाती है तो सही किसको माना जाएगा, इंग्लिश वाले टर्म को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बुक्स है तो यही आपका सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म्स फॉर द गिवन सेट ऑफ आइटम। तो आपको ये कहा गया है डिफरेंट, मतलब मदों समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने। तो बर्फ, गर्मी, वर्षा, मौसम। तो बर्फ क्या है, जहां पे पड़ रही है उस जगह बर्फ ही बर्फ है। गर्मी चल रही है तो पूरा सीजन चलता है, यानी कि आपसे अगर इस टाइम बोले तो गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है। वर्षा, इन ये 4 महीने का माना गया है, 4 मंथ, ये भी 4 मंथ माना गया है। ठीक है, 4 मंथ माना गया है। ठीक, लेकिन मौसम का कोई दिन में 3 बार बदल सकता है, 4 बार बदल सकता है, 2 बार बदल सकता है, और ना ही बदले। ठीक है, तो ये सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मौसम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें क्या है, ये अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये लिखा है 13, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, 13 का लिखा है एम, ये आपका 23 लिखा है, और 23 का लिखा है डब्ल्यू, और ये आपका लिखा है 5, और यहां पे लिखा है ई, और ये लिखा है 10, ये लिखा है 20, ये लिखा है आपका 20। ठीक, और यहां पे 10 है, और यहां लिखा है जे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम इसका आंसर इस तरीके से है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा लिखा है भिन्न, अलग होना चाहिए। ठीक है, भिन्न का मतलब क्या, डिफरेंट, यानी कि अलग होना चाहिए। तो आप अलग कौन सा लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग में आपको बताया है कि नंबर लेटर्स और उसका अपोजिट वाला किस तरीके से कौन सा नंबर आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। ये आपका एम का 13 नंबर होता है। ठीक है, एम का क्या होता है, 13 नंबर होता है। डब्ल्यू का 23 नंबर होता है। ठीक है, जे का 10 नंबर होता है, लेकिन ई का होता है 5। ई का होता है कितना, 5, और है कितना, 20।
इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि ये ए अगर है, ये लिखा भी है ए बी सी डी, तो ए है, बी है, सी है और डी है, तो आपका डिफरेंट क्या है? सी। तो डिफरेंट यहाँ पे सी और सी डिफरेंट ही पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था? डिफरेंट पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कोडिंग डिकोडिंग मैंने जब मैं पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं और अजम्पशन की तर्क के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये समझ गए तो फिर इन्हीं में मतलब गलती होती है, बाकी तो लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं पाते, कर लेते हैं, लेकिन गलतियां यहाँ पे चांसेस ज्यादा होती है, तो इस बात को सिर्फ ध्यान रखना है। ये कहा गया है डेम्पो को, ये लिखा गया है तो फाइट को क्या लिखा जाएगा? जिस प्रकार डेम्पो के अक्षर शब्द ये है संबंधित है, उसी प्रकार दूसरे जोड़े में भी फाइट का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह से है, तो लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो एक बात ध्यान रखना है, चले लिख लेते हैं डेम्पो। डेम्पो का क्या है? IIRB, फिर फाइट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? DI है, EI है, MR है, PP है, कुछ गलती हुई है क्या? IIPR एक गलत हुआ है, यहां पे पूरा ऑप्शन नहीं है। IIPRP ऐसा होगा, अब सही कर पाओगे आप। तो क्या करेंगे? यहां से ये 4 नंबर होता है, ये होता है 9 नंबर, तो 4 से 9 गया तो आएगा 5, वो भी क्या? प्लस में। ई होता है 5, ये होता है 9, तो 5 से 9 कैसे जाएंगे? +4। ये होता है 13, ये होता है 16, तो ये आपका 13 3 यानी +3। अब आप इसको समझ सकते हैं कि प्लस हो रहा है, लेकिन प्लस किसमें हो रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये मैंने आपको बताया है प्लस, और कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब फाइट, तो फाइट में क्या हो जाएगा? फाइट भी ऐसे कर लीजिए, तो ये 6 होता है, +5 करोगे तो 11 11 होता है, किंग्स 11 पंजाब। यहाँ आई है 9 9 में 4 करोगे प्लस तो 13 13 होता है M, यहाँ पे +3 +2 और +1 ऐसे करेंगे तो T के बाद होता है U, तो K और लास्ट में U, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KMJJU, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। यही ध्यान रखना है कि अगर प्लस चल रहा है तो किसमें चल रहा है, माइनस चल रहा है तो किसमें चल रहा है, कितना माइनस कर रहे हैं, कितना प्लस कर रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पहला आप कोड समझ लीजिए, अगर पहला कोड समझ गए तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपका करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन है 4 बजे घड़ी के दोनों सुइयों, 4 बजे घड़ी की दोनों, ये घुइयों नहीं है, सुइयों के बीच में, सुइयों के बीच बने कोण का मात्र, कोण मतलब कोण बताना है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कोण बताना है। तो 4 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में, तो आप बताओ 4 बजे के मतलब 4 बजे एग्जैक्ट, तो आपको मैं यहां समझिएगा, ये घड़ी टॉपिक का है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन आप यहां देख लीजिए, ये 12 हो गया, ये 6 मान लो, ये आपका 3 और ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। अब ये कह रहा है 4 बजे एग्जैक्ट,
4 बजे एग्जैक्ट घड़ी के सुइयों के बीच में अनुपात मतलब एंगल क्या होगा? थीटा। एंगल कोण माना गया है, तो एंगल पूछा गया है। चलो आओ देखते हैं। तो 4 बजा यहां पे, तो 4 जब बजा एग्जैक्ट, तो आप बताओ जो आर वाली सुई होती है वो 4 पे होगी, 4 पे होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो आप बताओ 12 पे होगी। अब इसमें आप बताओ कि कितने डिग्री, कितने अंतर आ रहा है? 5, 10, 15 और 20। तो 20 मिनट का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 20 मिनट है। और आपको पता होगा कि 5 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू, बताया हूं, पढ़ाया हूं, अभी इसमें नहीं पढ़ाया है तो इसको हम पढ़ाएंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री आता है। 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री आता है, तो 20 मिनट का अंतर है, तो 20 मिनट, ये जो सिंबल होता है ये वो सिर्फ मिनट का होता है, तो 20 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 गुणे 6, तो आपका हो जाएगा 120। तो आपसे जो पूछा गया है कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको जो बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा, यानी कि आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। और आपको जब इस लेक्चर में पढ़ाएंगे तो आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा ताकि आपको उससे कोई गलती ना हो, ठीक है? और आप अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आएगा, क्योंकि इससे मैं बेहतर से बेहतर तरीका अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं इसको फिर से अगेन इसको बता दूंगा। घड़ी में क्या करना होता है, जैसे आप चलो एक बता ही देते हैं। जब घड़ी यहां से एक पूरा सुई, जब घंटे की सुई यहां से यहां तक गई तो 12 से 1 बजा, लेकिन मिनट की सुई कितना घूम ली? मिनट की सुई कितना घूम ली? 60 डिग्री, सॉरी 360, क्योंकि ये पूरा सर्किल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360। तो वहां से 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री आता है, क्योंकि 60 मिनट घूमा है पूरा, और घूमा कितना है? 360। तो उसके अकॉर्डिंग आता है 60 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री, 360 डिग्री, और यहां से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। ये यहां से आया था, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी और मैं विस्तृत आगे चैप्टर में बताएंगे, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण में दिए गए किन चिन्हों या संख्याओं के स्थान पर परस्पर परिवर्तित करने से LHS RHS हो जाएगा? ये थोड़ा सा एरर है, ये आपसे कहा गया LHS होता है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो ये टाइपिंग एरर है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए, ये कहा है कि 6 × 4 + 2 - 16, इसमें कौन सा मैं रखूं जो ये आपस में बराबर हो जाएं, ठीक है? चलो आओ देखते हैं। पहला, गुणे को प्लस और 2 को 6 में करने पर, तो गुणे को 6, तो 6 को 2 और 2 को 6 करेंगे तो कितना आएगा? 2, ठीक है? 6 और 2 में तो 2, और इंटू को क्या है? प्लस 4 इंटू 6 माइनस 16। अब आओ देखो, तो -16 हो रहा है, 6 चौक 24, 24 2, 24 और जो 2 कितना हुआ? 26, 26 से 16 जाएगा तो आएगा 10, लेकिन यहां से इक्वल का कोई सिंबल नहीं है, तो ये हम नहीं करेंगे। आपको फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं, तो फोर्थ नंबर में क्या है? 6, 4 with 6, तो आप क्या करेंगे? 4 और गुणे को प्लस में, तो 4 प्लस, सॉरी ये तो अभी हम टिक क्यों कर दिए, हम देख रहे हैं सिर्फ अभी। 4 प्लस 6, और प्लस को लिखेंगे इंटू 2 माइनस 16, तो आपका क्या हो जाएगा? 4 + 12 - 16, तो ये 12 4 16, यानी कि 16 - 16, तो ये आपका RHS इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, तो यानी कि RHS - LHS जो आया वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
ऐसे सारे करके देख सकते हैं, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका है तो आप ऐसे इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं लिख दे रहा हूं। एक सेकंड, मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूं आपको। इसमें क्या करना है, ये आपका दिया गया है, ठीक है, ये आपको दिया गया है। ये आप ऑप्शन ए बी आप ऐसे मान लेंगे, ए बी और सी। इसमें क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा किसमें होगा और कौन किसमें नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 6 5 4 2 3, ये है आपका 6 5 6 5 4 2 3। ठीक है, इस तरीके से आपका 3, ये आपका हो जाएगा, पहले में है 6 5, बीच में आपका 4 है, फिर 2 है, फिर इसमें क्या है 3 1 7, ये है आपका 3 1 7, और मैं देख लेता हूं, ये 1 और 3 है, ये 1 और 3 है, फिर इसके बाद में आपका है 4 3 2 और 7। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन आपका हो गया। अब ध्यान रखना है कि कैसे यहां पे बीच में यहां क्वेश्चन मार्क है, तो ये पूछा गया इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो आप बताओ, 2 और 6 कितना हुआ, 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 आया। अब यहां पे 4 है, तो अगर हम ये समझें कि 4 का स्क्वायर है तो 4 हो सकता है, हो सकता है। आगे देख लेते हैं, 7 3 8 8 1 9 9 2 9 2, ये आपका 3 होगा, सॉरी ये आपका 3 होगा, ये आपका 3 होगा। तो 3 3 6 1 7 7, कुछ गलत हो रहा है, नहीं ये आपका बने ही है, ये बने ही है भाई, वही तो सोच लगा। 7 3 10 11 और 12, यहां पे देखो, यहां पे गलती हो गई, गलती नहीं मतलब यहां पे थोड़ा अलग दिया गया, यहां 16 आया, तो आप ये समझ सकते थे कि 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो यहां 4 आ जाता। यहां पे अगर 3 है तो यहां पे इन सबका सम 9 होना चाहिए था, और 9 नहीं है तो 12 हम लोग करेंगे, तो 12 से किसी का सम नहीं हो सकता। तो एक काम कर सकते हैं, ये 16 है, 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, कितना आएगा 4 4 जा 16। अगर मैं इसको भी 4 से डिवाइड करता हूं, एक आपको ध्यान रखना कि सिमिलरिटी आपको फॉलो करना है, सेम बताना है। अगर यहां 4 से डिवाइड किया, यहां पे भी 4 से डिवाइड करेंगे तो आगे भी करेंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 16, तो ये आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो सेम यहां पे भी अप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 4 11 11 3 11 3 आपका 14 14 और 2 16, तो 14 2 16 आ जाएगा। तो 16 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक बात और, इसमें मैंने क्यों ऐड ही किया है, हो सकता था आपके दिमाग में आता कि हम, एक बात और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए देखिए, थोड़ा सा टाइम भले लग जाए, लेकिन मैं इसको एक एक चीज ब्रीफ में बताऊंगा ताकि आपको कहीं से कंफ्यूजन ना हो। आप बताओ, यहां से हम लोग मल्टीप्लाई भी करना है, इस तरीके से आ सकता है, 6 3 जा 18 और 5 2 जा 10। तो आप बताओ 18 से 18 माइनस 10 करेंगे तो 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर मान लो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें
ये भी ट्रिक लगती है, ये भी ध्यान रखना है। तो 6 2 12, 5 3 15, तो 15 - 2 4 आ रहा है, 30 नहीं है, 3 नहीं आ रहा, मतलब हाँ। तो आपको क्या करना है, ये सारे पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि कब कहां पे किसको लगाना। ये ट्रिक अगर दिमाग में लग गई तो फिर हम आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप इंग्लिश का हटा देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे पेज में चले जाएंगे। अरे मोहित भैया, अरे भैया जरा पानी ले आओ, पानी पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा काम पड़ गया था इसलिए जाना पड़ा मुझे। चलिए दिए गए कथन पर विचार करें और तर्क तय करें कि निष्कर्षों में से कौन सा तर्क दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप में अनुसरण करता है। ठीक है, तो अनुसरण करता है। चलिए आगे देखते हैं। कौवे मोर सभी मोर बतख हैं, कुछ बतख कबूतर हैं। देखो इसमें से कुछ तो टाइपिंग एरर है, ये नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सम क्रो आर पीकॉक, हाँ ये देख लेते हैं, इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन जो बोलता है उसको ध्यान रखना है। अब ये कहा है सम क्रो आर पीकॉक, तो क्रो का सिंबल होता है सी मान लो, और पीकॉक सम पी मान लिया। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप क्या करते हैं, ये सिलॉजिज्म का है, सिलॉजिज्म का 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिलॉजिज्म 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आप क्रो को पीकॉक सम मतलब कुछ ऐसे क्रो हैं जो पीकॉक हैं। अब इस क्वेश्चन को हम यहां पे करेंगे, जब इसकी मतलब चैप्टर पढ़ेंगे तो और ब्रीफ में हम लोग इस पर बात चर्चा करेंगे। तो आप ये हो गया ऑल पीकॉक आर डक, ऑल पीकॉक मतलब जितना ये टोटल है ये पूरा पूरा क्या है आपका डक है। ठीक है, डी डक का मतलब डी से हम रिप्रेजेंट कर लिए। सम डक आर पिजन, ठीक है, सम डक आर पिजन, तो सम डक ये है, तो इसका पिजन यानी कि पी और जी लिख दिए, पीजी यानी कि यहाँ पी है, यहाँ पीजी कर दिया, तो ये पी था मतलब पिकॉक था, यहाँ पे पीजी का मतलब आपका हो जाएगा पिजन। अब आप क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि निष्कर्ष में, कंक्लूजन में सम डक आर क्रो, तो आप बताओ सम डक, तो इसका ये जो इसका रिलेशन क्रो से है कि नहीं है, है कि नहीं है, है। एक मिनट ये दोस्तों थोड़ा पानी पी लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां से अब आप क्या करेंगे, सम डक आर क्रो, तो सम डक क्रो है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कुछ कबूतर मोर है, यानी कि सम पिजन आर पीकॉक, तो सम पिजन और पीकॉक, तो इसका पिजन और पीकॉक का कोई रिलेशन है नहीं दिख रहा है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला सही। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष के ऑप्शन पे, ये तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, यहां पे या तो फर्स्ट या तो सेकंड, ऐसा नहीं है, सेकंड अनुसरण करता है, 1 और 2 अनुसरण करता है, तो अगर दोनों सही होते तो उस केस में हम इसको दे सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। मेंस आदमी, मेंस से फादर से डॉक्टर है, तो आप बताओ जो जितने आदमी हैं वो सभी पिता हैं, ये गारंटी नहीं है,
लेकिन जितने पिता हैं वो आदमी ही हैं, मतलब मेल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने पिता हैं वो सभी और सभी क्या है, मेल है। ये ऐसा फिगर बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने पिता हैं वो सारे सारे आदमी हैं, लेकिन आगे कहा है डॉक्टर। तो डॉक्टर तो हो सकता है कि सारे पिता नहीं डॉक्टर है, सारे आदमी डॉक्टर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पिता भी हैं और डॉक्टर भी हैं। ठीक है, तो आपको ये सिंबल आपको कहां पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा बी के साथ। किसके साथ, बी के साथ। आप यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आपसे कहा गया है नीचे दिए गए वेन आरेख कौन सा स्थान उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट हैं लेकिन अनुशासित नहीं हैं। तो आओ देखते हैं। तो ये जो दिया गया है, ये आपको कहा गया है क्या, जो स्क्वायर है, ये पार्ट, ये वाला मैं यहां बता दे रहा हूं। ये आपको दिया गया है किसका, बॉयज का। किसका दिया गया है, बॉयज का। और जो सर्किल दिया गया है वो है एथलेटिक का। ठीक है, ये जो सर्किल दिया गया है वो किसको है, एथलेटिक को, यानी खिलाड़ी को। किसको दिया गया है, खिलाड़ी को। जो ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल जो दिया गया है, वो ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है गर्ल्स को, मतलब ये गर्ल्स को दिया गया है। बाकी जो आपका ये दिया गया है, ये दिया गया है आपको किसको, डिसिप्लिन को, यानी कि अनुशासित। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या कह रहा है, ये 9 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये कहा गया है कि कौन सा स्थान उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि गर्ल्स को प्रतिनिधित्व करता है जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है। एथलीट का मतलब खिलाड़ी है, यहां इस सर्किल में आ रहा है, लेकिन आपका ये नहीं है। तो ये वाला जो है, ये आपका, इसका ऑप्शन सही से नहीं दिख रहा है यहां पे। ये मैं ऑप्शन देख लेता हूं कि इसका कौन सा सही होएगा। सही नहीं मतलब कौन सा क्या लिखा गया है, एक सेकेंड। ये आपका 8 है, ये आपका 8 है, ये आपका 8 है, और यहां पे आपका 4 है, ये वाला 4 है, इस जगह पे 4 है। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहां पे 3 है, ये वाला 3 है, और यहां पे आपका 2 ही है। ठीक है, ये 2 है और ये 6 है। ठीक, और ये आपका दिया गया है कितना, 7 है, ये आपका 7 है। ठीक है, और ये आपका 10 तो थोड़ा सा दिख ही रहा है। ठीक, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब इसमें आप क्या करेंगे कि कह रहा है कि ऐसे लड़कियों का जो प्रतिनिधित्व करता है वो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है। तो यानी खिलाड़ी है, तो लड़कियां तो ये हो गई और खिलाड़ी और आपकी ये हो गए। लेकिन आपका ये कह रहा है अनुशासित नहीं है, यानी कि आपका अनुशासित का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं है। तो ये आपका जो 4 है वो इसमें नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा और इसको समझिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका है
तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दिए गई कौन सा अनुमान निहित है। चलिए, आर्गुमेंट क्या है? अलेक्जेंडर द ग्रेट और वाज मॉडल, महान अलेक्जेंडर नश्वर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महान अलेक्जेंडर मानव था, महान अलेक्जेंडर ग्रीक था। नश्वर कौन समझता है? पहले इस बात को ध्यान रखना, इंसान ही है ऐसा आदमी, किसी को क्या नाम है, अस्तित्व भी होते हैं, नास्तिक भी होते हैं और आस्तिक भी होते हैं ना। तो जब नश्वर कौन मानेगा? आदमी ही मान सकता है। तो महान अलेक्जेंडर मानव था, तो मानव तो था ही, तभी वो नश्वर मानता था। वो नश्वर था या जैसा भी था, लेकिन आपको क्या था? मानव तो था ना। तो फिर यह आपका सही है, महान अलेक्जेंडर ग्रीक था, ऐसा इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन, बाय द ऑप्शन चलते हैं। इसमें क्या दिया है? देखो, पहला आपने सही किया, बट यहां पे कौन सा सही है? बी वाले ऑप्शन में। बी वाले ऑप्शन में कहा है, क्या कहा है? ओनली एजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, केवल धारणा पहली निहित है। तो पहली निहित का मतलब आपका पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन होगा केवल ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे प्रैक्टिस है, ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ये समझ लीजिए कि अगर जून जुलाई में जो आरआरबी एनटीपीसी होने वाला है, तो तोड़ने का अगर दिमाग में रख लिया है तो आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मतलब तोड़ना और छोड़ना ये डिपेंड करता है आपके भविष्य पर, आपके अपने फ्यूचर पर। ठीक है, चलिए, तर्क पर ध्यान पूर्वक विचार करें और निर्णय करें। क्या निर्णय करेंगे? इसमें नीचे दिया गया कौन सा अनुमान निहित है? क्या बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है? क्या किया है? बस यात्रा की कंपनी है कोई, जो कि नाम है बेस्ट, वो कह रहा है कि अपनी किराया में 10% बढ़ोतरी किया है। ठीक है, किया है, आगे चलते हैं। उसको हटा, आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये आ जाए। ठीक है, चलो यहां इसका पढ़ लो। यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों की विकल्प चुन सकते हैं। यात्री बेस्ट बस जो कंपनी है उससे अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं, पहला ऑप्शन। सेकंड, किराया वृद्धि करने के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। अब किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी बनी रह सकती है। भैया आप बताओ कि जैसे जियो था, जियो ने आपको बढ़ाया, क्या बढ़ाया? आपको नहीं बढ़ाया, आपका मतलब जो वैलिडिटी थी रुपए वाली की, कितने रुपए का, जो 239 का था वो 300 का हो गया, 209 का था 239 का हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जियो के जो कन्वर्ट करा लिए एयरटेल में, बीएसएनएल में। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो सीधी सी बात है, आप इसको समझ सकते हैं कि जो बस बेस्ट यात्री इसमें बेस्ट कंपनी के थे, जाहिर सी बात है वो कन्वर्ट होंगे, ये 100% है। ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, ये होता है और ये नेचुरल भी है, हर इंसान के अंदर होता है। ठीक है, तो आपका पहला सही हो जाएगा दोस्तों, सेकंड आपका सही नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यदि बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प है तो वो जरूर चुनेंगे। मजबूरी बस इंसान उसमें भले जाए, लेकिन वैसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये एग्जैक्ट करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्शन एक टॉपिक है रीजनिंग में, वो वहां से पूछा गया है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट इसीलिए लेकर के आया हूं ताकि आप सभी के लिए यह रामबाण साबित हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वह मिलते हैं तो वो y की छाया x के बाईं ओर बनती है। x किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? आप बताओ, मॉर्निंग का टाइम है। अगर ये बात किसकी किया है?
इस बात को बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलती होने के चांसेस यहां रहते हैं। सुबह की बात किया, किसकी? सुबह की। तो सुबह आप मान लो ये सन है, ये आप मान लो कि सन है, ठीक है। सन की छाया ये आपकी अर्थ है, ये आपकी जो है हम सब की अर्थ है जहां पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक। अब आप ये बताया है, आप ये बताओ पूरब जब सूरज उगता कहां है? ईस्ट में। तो ईस्ट में जब उगता है तो उसकी छाया कहां बनती है? सुबह पश्चिम में। अब यहां से आप बताइए इसकी छाया, मान लो ये है पृथ्वी, तो ये ईस्ट हुआ और ये वेस्ट हुआ ना, तो इसकी छाया कहां बनेगी? इस साइड बनेगी। ये क्या है? छाया है। छाया का मतलब क्या होता है? शैडो, ठीक। ये क्या है? शैडो, पश्चिम की ओर बनेगी। अब ये आपका वेस्ट हो गया और ये हो गया आपका ईस्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन भले कम हो, लेकिन आपको टॉप चीज जो मिलेगी वो बहुत ऑथेंटिक और बहुत आपके एग्जाम के लिए बहुत फुल होगी, एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। चलिए, यहां पे आपकी छाया पश्चिम की ओर बनती है। अब क्वेश्चन आपसे ये था कि जो एक्स है, वाई है, वो एक्स की बाईं ओर छाया बनती है, तो आप इस साइड कर दो, ये आप एक्स के बाईं ओर, तो एक्स अगर मान लो इस तरफ देख रहा है, तो ये अगर एक्स होगा तो ये इस तरफ जब देख रहा है तो उसका दाहिना तरफ ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक्स को ना बिठा करके हम लोग इसको यहां पे एक्स को बिठा देंगे, एक्स को यहां पे कर देंगे, यहां पे कर देंगे वाई। अब आपसे क्या कह रहा है कि एक्स वाई की जो छाया है वो एक्स के बाईं ओर, तो यहां पे कंफर्म हो गया कि वाई इस तरफ देख रहा है और एक्स जो है एक्स के बाएं पड़ रही है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आई तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब क्या करेंगे, आप बताइए कि यहां से जब इस तरफ ये देख रहा है, मतलब इस तरफ छाया पड़ रही है, एक्स के बाईं ओर भी है, और ये इस तरफ जब देख रहा होगा, क्योंकि भाई अगर आप मेरी तरफ देखोगे तो मैं भी आपकी तरफ, जिसे बात हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, तो जब एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे तो एक्स जब इस तरफ देख रहा है तो वाई इस तरफ देख रहा होगा। इन दोनों की डायरेक्शन अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है, अब डायरेक्शन पता होगी। अब ये ईस्ट है, अब यहां पे आप कर लीजिए ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसी तरीके से पढ़ा जाता है। तो अब इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, तो इसको जब घुमा देंगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आपको बताना है कि एक्स किस दिशा की ओर देख रहा है। तो एक्स अगर यहां बैठा है, तो एक्स यहां बैठा है तो देख किस तरफ रहा है? नॉर्थ की ओर। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुबह को जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से देखा गया। सूरज सुबह किस तरफ रहता है? पूरब में। तो पूरब में जब होगा तो छाया किधर बनेगी? पश्चिम में। तो पश्चिम में जब बैठे मतलब बन रही है तो एक्स के बाईं ओर बन रही है, एक्स के बाईं ओर बन रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई आपस में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। अब एक्स के बाईं ओर बैठ रही है, इसका मतलब एक्स पे जो होगा वो मतलब हाँ, जो नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा वो एक्स होगा, और जो साउथ की तरफ देख रहा होगा तो वाई होगा। तो अगर वाई की डायरेक्शन पूछ लेता तो आप बता देते कि साउथ की तरफ देख रहा होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अभी आपको समझ में, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आ रहा होगा। थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है, ठीक है। देखिए सर का भी आ गया मैसेज, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16, यहां से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं और यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा आप पढ़िए। ए रेशियो बी जो दिया है वो 2:3 दे रखा है, और 7b, तो ये आप देख लीजिए A/B यानी 2 और 3 का रेशियो दे रखा है। 7b और 9c, 7b = 9c। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक तो बहुत सारी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन यहां से 7 आप एक काम करते हैं, B/C और 9, 7 को उस तरफ भेज देते हैं, 9/7 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, ए और डी का पूछा नहीं, 15C इज इक्वल टू 14D, 15C इज इक्वल टू 14D। अब आपसे जो रेशियो पूछा गया है वो पूछा गया है ए और डी का, ये और डी का पूछा गया। चलो आओ देखते हैं। तो यहां से C अपॉन डी कर लो, C अपॉन डी कर लोगे तो 14 अपॉन 15 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, तो ये आप यहां पे B3 है, यहां पे B9 है, ठीक है, और यहां पे B नहीं है। तो यहां पे B9 है, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और जब करेंगे तो दोनों से करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहां पे कितना आ जाएगा 6, और यहां पे कितना आएगा 9। तो अगर हम कहें ए बी सी का रिलेशन, तो ए बी और सी का रिलेशन कहें तो ए का 6 है, बी का 9 हो जाएगा, और सी का हो जाएगा 7। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आई होगी, क्योंकि ये मैंने बहुत आसान तरीके से, कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बी की वैल्यू कितनी है। यहाँ बी की वैल्यू दोस्तों 9 है, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 3 थी, तो अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। रेशियो का मतलब है जैसे यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो बी कॉमन भी आना चाहिए। तो यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 3 था, तो कॉमन लाने के लिए सेम होना चाहिए ना। तो जब सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और किसी सिर्फ एक को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को करेंगे, ए को भी करेंगे, बी को भी करेंगे। तो यहां से आपका ये हो जाएगा 2 × 3 6, तो ए बी सी का रेशियो 6 9 7 आया। अब आपसे कहा गया है सी और डी का रेशियो, तो सी का यहाँ पे 14 है और डी का आपका है 15। तो और यहाँ पे आप सी का देखो, सी का कितना है 7 है, ठीक है, तो सी का 7 है। तो जब सी का 7 है तो आप बताइए कि हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 को 7 को, सी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 14 आ जाएगा, आएगा ना। तो अगर 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सी को तभी आएगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ सी में नहीं करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 12, ये आपका 18 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 कॉमन है, डी आपका 15 है। तो ये अगर हम आगे क्वेश्चन ए बी सी और डी तीनों का चारों का रखेंगे तो 12 18 14 और 15। अब आपसे पूछा क्या गया है, अब आपको जो पूछा गया वो ध्यान दीजिए। ए रेशियो डी का पूछा गया है, तो ए रेशियो डी का आपका पूछा गया है, तो आपका 12 और 15 आ जाएगा। अब आप बताओ कुछ कट पिट सकता है? हाँ कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 4:5 आएगा। देखो ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आप ये आपका क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो फिर ये 2 मिनट का भी 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो आप इसको लगाइएगा, और अगर आपको समझ में जरा भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर करिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको जरूर समझा दूंगा, ठीक है, और बेहतर तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, श्री एक्स ने सुश्री वाई से कहा, तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन मेरी मौसी है। सुश्री वाई की बेटी श्री एक्स की क्या होगी? ठीक है, चलो आओ देखते हैं। एक्स ने सुश्री वाई से कहा, तो आप यहां पे एक्स को बिठा दो, यहां वाई को बिठा दो। श्री एक्स ने सुश्री वाई से कहा, तो एक्स ने वाई से कहा कि तुम्हारे पिता, अब ये पिता है तो ऊपर एक जनरेशन में जाएंगे, और पिता है तो प्लस में जाएंगे। देखो ये ब्लड रिलेशन का है, मैंने इसके प्रैक्टिस सेट पहले वाले में भी बताया था, तो इसमें प्लस आ जाएगा। तुम्हारे पिता की पत्नी, चलो पत्नी है तो डबल, क्योंकि पति पत्नी एक दंपति जीवन होता है, तो डबल पार्ट हो जा, मतलब डबल एरो लगा देंगे। तो यहां पत्नी, तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन, ये बहन हो जाएगी, ये आपस में बहनें हो जाएंगी। ध्यान से समझिएगा, एक्स ने सुश्री वाई से कहा कि तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन, ठीक,
मेरी मौसी है, क्या है? अब यक्स कह रहा है जो तुम्हारे पिता हैं उनकी पत्नी है कि बहन है वो मेरी मौसी है। तो मेरी मौसी कैसे हो जाए, कब होगी? इसका मतलब ये होगा कि ये इसकी मां होगी, क्योंकि मां की बहन को ही तो मौसी कहते हैं ना, मां की बहन को ही मौसी कहते हैं। तो जब इसकी मां होगी तभी इसकी बहन होगी, तभी ये मौसी बन पाएगी। तो इसका रिलेशन क्या है? मौसी का। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना होगा, तभी आप आंसर सही लगा पाएंगे। वैसे गलत करने के लिए यहां पे ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब क्या कहा है कि सुश्री वाई की बेटी, अब वाई की बेटी भी कोई है तो इसकी बेटी का मतलब ये होगा कि ये एक जनरेशन नीचे चला जाएगा। जब एक जनरेशन नीचे चला जाएगा तो इसकी ये बेटी हो जाएगी, मान लो कोई है, बेटी है, ठीक है। अब कह रहा है वाई की बेटी श्री एक्स की क्या है, श्री एक्स की यानी कि ये क्या है। तो अब आप बताओ वाई का आपसे यहां से वाई का डेफिनेट नहीं है। पहली बात ये देखिए, वाई निश्चित नहीं है कि वास्तव में वाई है क्या, निश्चित नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है। तो आप क्या करोगे? अब ये हो सकता है एक्स की ये बहन भी हो सकती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, गलत होने के चांसेस यहीं पे हैं। एक्स बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। भाई ये इसकी बेटी है तो मान लो मेरी बहन भी हो सकती है, मेरा भाई भी हो सकता है, उसकी बेटी भी हो सकती है। तो अगर बहन हुई, मेरी बहन की बेटी हुई तो वो मेरी भांजी लगेगी, और अगर मेरे भाई की बेटी हुई तो हमारी भतीजी लगेगी। तो इसका मतलब ये यहाँ डेफिनेट नहीं है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आपका यहाँ ऑप्शन हो जाएगा भतीजी या भांजी, ठीक है, ये भतीजी होगी या भांजी होगी। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा कि ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब यहीं तक क्लास रखते हैं ताकि बहुत लंबी क्लास ना खिंच जाए। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे अभी बचे हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर के आऊंगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आप तब तक आप बने रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।